जय हिंद मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कि हम रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। आज हम इसी के विषय में गंभीर अध्ययन करने वाले हैं। अतः मित्रों, यदि आप लोगों की इस टॉपिक को समझने की अच्छे से जरा से भी रुचि है तो वीडियो में आप अंत तक बने रह सकते हैं। अन्यथा यदि आपका मन नहीं है तो आप वीडियो को जा सकते हैं, अर्थात आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मित्रों हम गंभीर अध्ययन करेंगे। मित्रों यह वीडियो कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि हम इसमें बेस से जानेंगे, यानी कि बेसिक से जानेंगे कि हम कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। मित्रों हम इसमें ये जो वीडियो है ये शुद्ध ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, तो कृपया यदि इसे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो देखेंगे तभी उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों अब हम वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्रों आपको हम कुछ बताते हैं बेसिक चीज़, ये आप बहुत कम ही पढ़े होंगे। मित्रों देखिए आप ध्यान से कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां प्रचलन में हैं। पहला विधि कौन है मित्रों? जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। और मित्रों ये सभी 4 विधियां हैं, परंतु हम लोग प्रायः इस पहले विधि का ही उपयोग करते हैं जिसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि। इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है आगे ये है कि हम 10वीं कक्षा में केवल जांच एवं त्रुटि विधि से समीकरण को संतुलित करने के नियम का अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर 10वीं कक्षा इसलिए लिखा है क्योंकि यह वीडियो का जो ये टॉपिक है ये विशेष रूप से कक्षा 10वीं में ही है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है 10वीं। तो मित्रों आप लोगों से एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप इसका नोट्स बनाते चलिए। यदि जो छात्र नोट्स साथ साथ उनको बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मित्रों यहाँ पर लिखा गया है कि शेष विधियों का हम अध्ययन अपनी उच्च कक्षाओं में करेंगे। मित्रों हम देखते हैं। देखिए मित्रों, जांच एवं त्रुटि विधि से समीकरण को संतुलित करने के नियम इस प्रकार हैं। आपने नियम को समझने से पहले आप ये जानिए कि देखिए मित्रों, आप अगर जांच एवं त्रुटि विधि से जब समीकरण को संतुलित करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ज्ञान होना आवश्यक है। आपको सबसे पहले जो धातु होते हैं आपको उसे संतुलित करना है, फिर आपको अधातु को संतुलित करना है। धातु जैसे कौन कौन धातु, जैसे कि मैग्नीशियम और आपके सोडियम हो गए, और आपके जो अधातु में क्या आते हैं क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन ये। फिर मित्रों आपको इसके बाद ऑक्सीजन करना है बैलेंस, यानी कि आपको उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करना है। फिर मित्रों आपको हाइड्रोजन को संतुलित करना है। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपकी गलतियां कम से कम होंगी और आप अच्छे से समीकरण को संतुलित करना भी सीख जाएंगे। मित्रों यानी कि सबसे पहले जब कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दिया है तो आपको सबसे पहले धातु को करना है संतुलित, फिर अधातु को करना है, फिर ऑक्सीजन करना है, फिर करना है हाइड्रोजन को। मित्रों ये बहुत ही अच्छी विधि है। मित्रों अब हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो मेथड है क्या ये वहाँ पर मेथड काम करता है। मित्रों अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। मित्रों यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं, यानी जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपको पता है कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मित्रों तो जब हम संतुलित करेंगे तो आप मित्रों हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम संतुलित करते हैं धातु को। तो मित्रों हमें देखते हैं ये तीर का निशान है, और मित्रों और तीर के जो बाएं तरफ वाला होता है पोर्शन इसको हम बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, और दाएं तरफ के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। मित्रों हम यहाँ पर पाते हैं कि बाईं ओर जो मैग्नीशियम की जो परमाणु हैं वो 1 हैं, और दाईं ओर मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं 1 हैं, और जो ऑक्सीजन के जो बाईं ओर जो है परमाणु हैं 2, और दाईं ओर कितने हैं परमाणु 1 है। मित्रों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम संतुलित करते हैं धातु को,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धातु पहले से ही संतुलित है, अतः हम इसे नहीं करेंगे मित्रों। अब मित्रों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 है। तो बताइए हमें जब इस तरफ जब 2 करना है तो यहाँ पर हम कितने में करेंगे, तो मल्टीप्लाई, यानी जब हम 1 में 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो जो 2 यहाँ पर किए हैं तो मल्टीप्लाई, उसको हम तो दाईं ओर ऐसे बनाते हैं बॉक्स, हम यहाँ पर करते हैं तो मल्टीप्लाई। मित्रों आपको ये विशेष बात की यहाँ पर भी देनी है ध्यान मित्रों, आपको इस बॉक्स के जो अंदर होता है एलिमेंट मित्रों, आपको इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। बॉक्स के अंदर जो भी यौगिक होता है आपको इसके अंदर यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हैं मित्रों। आप यदि यहाँ लिखेंगे तो 2 तो इसकी पूरी संरचना हो जाएगी चेंज मित्रों, इसीलिए आप इस तरफ हमेशा लिखते हैं हम 2। ठीक है मित्रों, आपको ये समझाने के लिए था बेसिक से, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं 2। इससे मित्रों आपका संतुलित हो जाएगा मित्रों। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मित्रों, हम जब हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 2, आप मित्रों यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पर लिखा 2 तब 2 का इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो मैग्नीशियम के कितने हो जाएंगे 2, यानी कि हम यहाँ भी करेंगे 2 का गुणा, तो मैग्नीशियम हो जाएंगे 2 मित्रों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो हो गए हैं संतुलित, लेकिन मैग्नीशियम के परमाणु संतुलित अभी नहीं है, क्योंकि जो दाईं और जो मैग्नीशियम के परमाणु हैं वो हैं 2 और बाईं और जो मैग्नीशियम के हैं परमाणु वो भी 1 ही हैं। अतः यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, जब 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा यहाँ पर कर दे रहे हैं मित्रों। इस प्रकार जो ये समीकरण मिला 2Mg + O2, यहाँ से हो रहा है रिएक्शन हो रहा है, फिर क्या मिल रहा है 2MgO, यानी यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है मित्रों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समीकरण संतुलित करने आ गया होगा मित्रों। अब हम इस तरीके से एक और एग्जाम्पल को देखते हैं मित्रों। देखिए यहाँ पर मित्रों, देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, कॉपर को जब तापन होता है तो क्या बनता है कॉपर ऑक्साइड मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाईं ओर कॉपर के केवल 1 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु हैं, और जबकि आपके जो दाईं ओर कॉपर के 1 परमाणु और बाईं ओर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है मित्रों। आपको मैं बताया था कि हम सबसे पहले धातु करते हैं संतुलित, तो धातु में आता है कॉपर, यानी कि कॉपर भी एक धातु है। तो हम धातु को जब करते हैं, देखिए यहाँ पर कॉपर के 1 हैं और यहाँ पर भी कॉपर के 1 परमाणु हैं, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉपर का जो परमाणु है वो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हैं लेकिन यहाँ पर केवल 1 ही है, अतः यहाँ पर हम 2 लिखेंगे मित्रों। जब यहाँ पर हम मित्रों 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर 2 इससे होगा गुणा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के तो हो गए संतुलित, परंतु कॉपर के यहाँ पर संतुलित नहीं है। क्योंकि हम फिर से देखते हैं यहाँ से, तो स्टार्ट करते हैं कॉपर। यहाँ देखिए कॉपर के हो गए 2, लेकिन यहाँ पर कॉपर कितने केवल 1 कॉपर, यानी यहाँ पर भी कर देंगे 2। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यहाँ पर कॉपर के 2 हैं परमाणु, ऑक्सीजन के 2 हैं परमाणु, और यहाँ पर भी कॉपर के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है मित्रों। अब हम इसी तरह से एक और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं मित्रों। एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि हम सोडियम को जब हम ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो मित्रों यहाँ पर आप देखिए, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम धातु को करते हैं संतुलित, फिर अधातु को करते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर करते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर धातु क्या है सोडियम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम के केवल 2 परमाणु हैं और इस तरफ केवल 1 परमाणु है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम क्या करें, यदि यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर हम कुछ, यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा मित्रों, आप समझ सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर सोडियम को हो जाएंगे संतुलित, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हम को ऑक्सीजन के परमाणु 2 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2, लेकिन जहाँ हमने यहाँ लिखा 2, तुरंत सोडियम के कितने हो गए 4 हो गए, क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो कितना हो जाएंगे 2 दूना 4 हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर ये जो आपका मित्रों आपका जो 2 अन्य हैं, यानी कि 2 सोडियम है, हमको यहाँ पर मिटा कर 4 लिखने की आवश्यकता है। अतः यहाँ पर हम जब लिखेंगे 4 तब ये संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा। मित्रों एक बार हम फिर चेक करते हैं कि क्या ये संतुलित हुआ अथवा नहीं हुआ, देखते हैं फिर से, नहीं आएगा। मित्रों हम देखते हैं एक और नए एग्जाम्पल
सोडियम की अभिक्रिया जब हम कराते हैं ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलता है, सोडियम ऑक्साइड मिलता है मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर सोडियम के 1 परमाणु हैं। तो हमको सबसे पहले हम धातु करते हैं बैलेंस। तो धातु को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 कैसे लाएं, यहाँ पर हम जब 2 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 सोडियम। तो यहाँ पर देखिए धातु अब हो गया बैलेंस। तो यहाँ पर अधातु आता है, तो यहाँ पर कोई अधातु नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, हम ऑक्सीजन को करते हैं बैलेंस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो हम कितने का इसमें तो मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, यदि यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, यानी ऑक्सीजन तो हो गए संतुलित, परंतु सोडियम का जो मामला था ये खराब हो गया। यानी यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 4 हो गए। तो जब इस तरफ सोडियम 4 हो गए तो हमें उस तरफ भी सोडियम को 4 करना पड़ेगा। यानी कि जब उत्पाद में सोडियम के परमाणु 4 हो गए तो यहाँ भी सोडियम के परमाणु 4 होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके जो होते हैं परमाणु, उनका न तो विनाश किया जा सकता है, न तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ पर हम कर देंगे 4, यानी यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर सोडियम के हो गए 4 परमाणु, यहाँ पर कितने हो गए, 2 दूना 4 हो गए परमाणु, और यहाँ पर देखिए 2 कितने, यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। अतः हम कह सकते हैं कि 4Na+O2, यहाँ पर क्या बन रहा है, 2Na2O। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है मित्रों। अब हम एक और नए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि तो धातु भी होगा, अधातु भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। देखते हैं अब मित्रों, यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड की जब हम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है। तो हमने क्या बताया था नियम, हमारा नियम यही बोल रहा था कि हम सबसे पहले धातु को करते हैं संतुलित। तो यहाँ पर आप बेशक कर सकते हैं कि यहाँ पर धातु कौन से हैं, बेरियम है, एल्युमिनियम है। तो यहाँ देखिए बेरियम की 1 परमाणु, बेरियम की 1 परमाणु, अतः हम कह सकते हैं कि बेरियम यहाँ एक संतुलित है। एल्युमिनियम के कितने हैं परमाणु, एल्युमिनियम के 2 परमाणु, यहाँ पर कितने हैं, 1 परमाणु। तो हमको अगर एल्युमिनियम के 2 करना है परमाणु तो हम कितना का करेंगे गुणा, यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा 2, ठीक है, यानी हमने धातु को कर लिया संतुलित। अब बारी आई किसकी, अधातु की। देखिए यहाँ पर अधातु कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन यहाँ पर देखिए 2 है, और क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2 तिक्का 6। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि यहाँ पर आ जाए 6, 3 का गुणा कर दे आ जाए 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि धातु कहीं असंतुलित तो नहीं हो गया। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर तो बेरियम के कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर बेरियम कितने हो गए, 1 ही हैं। अतः यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो बेरियम के हो गए संतुलित परमाणु, और जो एल्युमिनियम के तो संतुलित ही हैं। यहाँ देखिए अब अधातु की बात करते हैं, तो अधातु में आपका जो क्लोरीन है ये 3 दूना 6, क्लोरीन के 6 परमाणु हैं, यानी क्लोरीन भी संतुलित है। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 परमाणु हैं। अब बारी आती है सल्फर की। यहाँ देखिए सल्फर के कितने हैं, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो 3 है इसका हो जाएगा गुणा, यानी कि सल्फर कितने हो जाएंगे, 3 परमाणु। और यहाँ पर देखिए सल्फर के कितने हो जाएंगे परमाणु, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है, जब 3 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सल्फर। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर भी संतुलित है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ देखिए यहाँ पर O4 पहले से ही, यानी जब O4 की गुणा जब 3 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु, 4 त्रिका 12। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं परमाणु, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ देखिए यहाँ पर 4 है, इसका जब गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो अब समीकरण हमें प्राप्त हुआ यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। देखिए मित्रों, हम यहाँ पर देखिए क्या है, पोटेशियम के जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन। तो हम करेंगे इसको बैलेंस। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था नियम, कि सबसे पहले चाहे कोई समीकरण मित्र हो, आपको सबसे पहले धातु करते हैं
संतुलित। तो धातु यहाँ पर कितना है, पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अधातु, तो यहाँ देखिए अधातु ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इनको हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अधातु नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। फिर क्या करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन करते हैं बैलेंस। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। तो अतः हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें ऑक्सीजन को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, 1 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हम 4 करने के लिए 2 से गुणा कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम कह सकते हैं आप यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित हो गए। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि कहीं हमारे धातु के तो नहीं हो गए असंतुलित। आइए देखते हैं। यहाँ पर पोटेशियम के 1 परमाणु, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर हमको 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो पोटेशियम के 2 परमाणु सही है। ऑक्सीजन कितने हैं परमाणु, 2 ऑक्सीजन, ठीक। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 दूना 4, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए, 4 हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है मित्रों। अब मित्रों हम कुछ और एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले हम करते हैं संतुलित धातु को। बेरियम कितने हैं, 1 है, बेरियम 1 है। सोडियम कितने हैं, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। फिर करते हैं अधातु को, 2 क्लोरीन यहाँ देखिए, ठीक है। सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर। सोडियम, यानी हम यह कह सकते हैं कि अब यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आ गया होगा। ऐसे ही आप इसके जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से, उतने गहराई से आपको समझ में आएगा। अतः आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। और जो नियम मैंने आपको बताया था, सबसे पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को यदि आप संतुलित करेंगे तो इससे आपका गलती नहीं होगा। यही है हीट एंड ट्रायल अथवा जांच एवं त्रुटि विधि। मित्रों आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है कि आप लिखिए, आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसा देता है कि यह एक रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करिए। मित्रों इसका कभी कभी एग्जाम में 4 नंबर के आ जाते हैं, यानी आपको 4 कोई रासायनिक समीकरण दे देगा, आपको कह देगा कि इसको संतुलित करिए। मैं ये कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको यदि आप सिर्फ संतुलित कर देंगे ना, आपको वहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे मित्रों। अतः मित्रों आप इसकी अहमियत समझिए, आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। हम भी मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।